पवन देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। इस चैनल पर 6 to 8 एनसीईआरटी कराई जा रही है एवं इनके प्रीवियस ईयर के पेपर भी कराए जा रहे हैं। जो आगे आ रहे हैं एग्ज़ाम, उन सभी के प्रीवियस ईयर के पेपर भी लगवाए जा रहे हैं एवं 6 to 8 एनसीईआरटी भी पढ़ाई जा रही है। और इसी चैनल पर प्ले लिस्ट बना दी गई है, तो आप सभी जाकर देख लीजिए कि उस पर 6 की एनसीईआरटी इतिहास की हो चुकी है। हमारे अतीत फर्स्ट है एवं हमारे अतीत सेकंड चल रही है, स्टार्ट हो गई है। फर्स्ट चैप्टर डल गया है, ये दूसरा चैप्टर है, तो हमारे अतीत 2 स्टार्ट हो गई है एवं फर्स्ट हो चुकी है। तो एनसीईआरटी संपूर्ण पढ़ाई जा रही है एवं प्रीवियस ईयर के पेपर भी लगवाए जा रहे हैं। तो आपको यह क्लासेस बहुत हेल्पफुल रहेगी, इसलिए आप सभी इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और हर क्लासेस आप ज्वाइन कर सको एवं जितने भी अपडेट डाली जाएंगी तो आपको उसकी मिल सके सूचना या कुछ भी। और इस क्लासेस को शेयर भी कर दीजिए आप सभी, जिससे हर उस व्यक्ति को हेल्पफुल हो ये क्लासेस जिसको आने वाले एग्ज़ाम देना है सोशल साइंस से 6 to 8, जिसका 6 to 8 है, 6 to 8 सोशल साइंस है ना। तो जिसको ये एग्ज़ाम देने हैं तो वो उन सभी को हेल्पफुल हो सके, इसलिए आप सभी इस क्लासेस को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा एवं लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस भी कर दीजिए, जिससे हर नोटिफिकेशन सभी को मिल सके। और जो नए आए हैं वो पहले लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। एक लाइक सब्सक्राइब कुछ नहीं जाएगा, आपको बहुत अच्छा कंटेंट दिया जाएगा स्टोरी वाइज, जिससे आपको जिसका भी सोशल साइंस है उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि बीएड वालों का पेपर 2 बचा है तो वो दे सकते हैं, तो पेपर 2 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और वैसे पेपर 1 के लिए ईवीएस वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है, तो वो इससे ज्योग्राफी से कवर हो जाता है। तो चलो, ये बहुत हेल्पफुल क्लासेस हैं, तो आप सभी ज्वाइन कीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर क्या है? दूसरा चैप्टर, नए राजा और उनके राज्य। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देती हूँ, तो आप वो भी चेक कर लिया करो। और शाम को क्लास आ जाती है, तो हफ्ते में एक प्रीवियस ईयर का पेपर भी लगवाया जा रहा है, तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। और आपको धोखा नहीं दी जाएगा, पूरी क्लासेस लगाई जाएंगी, पूरी एनसीईआरटी कराई जाएगी। अगर आप सभी सपोर्ट करते हो तो पूरी एनसीईआरटी कराई जाएगी, संपूर्ण 6 to 8 संपूर्ण एनसीईआरटी कराई जाएगी सोशल साइंस की। तो आप सभी शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। 2 नए राजा और उनके राज्य। आज हम पढ़ेंगे 2 नए राजा एवं उनके राज्य के बारे में। तो 7वीं शताब्दी के बाद राजवंशों का उदय हुआ। जो 7वीं शताब्दी होती ना दोस्तों, उसके बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। जैसे कि मानचित्र वन में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखाया गया है। इसमें बता रहे वो कि 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय भी हुआ है एवं मानचित्र में बताएगा कि उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी, जो 7वीं शताब्दी होती ना, उससे बीच 12वीं शताब्दी और 7वीं शताब्दी के शताब्दी के बीच में शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। जैसे कि इधर दिया गया, जैसे 7वीं शताब्दी एवं 12वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी एवं 12वीं शताब्दी के बीच प्रमुख राजा बतलाए गए हैं। जैसे यहाँ पर है कुछ खास है, चाहमान, गुज्जर पितिहार, चंदेल, कन्नौज है, तो ऐसे बहुत सारे। पर यहाँ अभी पढ़ना है हमको किसको? चाहमान और गुज्जर पितिहार। वैसे तो इतने सुल्तान के अरब, रास, कश्मीर, इंद्रप्रस्थ, तिब्बत, नेपाल, कन्नौज, प्रयाग, बनारस, चंदेल, पहाड़पुर, पाल, राष्ट्रकूट एवं और भी है नीचे मलखेद, चोल साम्राज्य। इस प्रकार के बहुत सम्राट हैं जो कि 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच पाए गए, मतलब शासन राजवंश किया है इन लोगों ने। जैसे गुर्जर पितिहार, राष्ट्रकूट। जैसे अभी जो 7वीं शताब्दी से 12वीं के बीच कौन कौन थे? गुर्जर पितिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और चाहमानों यानी चौहानों का स्थान निर्धारित कीजिए। जैसे देखो, गुर्जर पितिहार कहाँ है? ये है गुर्जर पितिहार। दूसरे कहाँ है? राष्ट्रकूट रहे ए, और फिर है पाल रहे ए, ठीक है। फिर है चोल है इनके नीचे। रोको, पूरा मैप दिखाते हैं आपको, इस मैपिंग के हिसाब से समझिए आप। पहले है गुर्जर पितिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चाहमान और फिर एक चोल। इतने जो राष्ट्रकूट हैं, चौहान जैसे, ये सभी कितनी 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच राजवंश किया है इन लोगों ने।
ठीक है। आगे आगे नए राजवंशों का उदय, नए राजवंशों का उदय। राजा लोग प्रहा उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में, जो उनके भूस्वामी यानी बड़े भागों में काम करते थे, सरदार योद्धा अस्तित्व में जो आए, राजा लोग प्रहा उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं एवं दरबार में हाजिरी लगाएं और सैन्य सहायता प्रदान करें, संपदा हासिल करें, संता हासिल करें। तो सामंत अपने आप को सामंत अपने आप को महासामंत और महामंडलेश्वर मानने लगे। कौन कौन? जैसे सामंत रखते थे वो लोग को, तो वो सामंत थे ना जो उनके नीचे वाले, तो वो अपने आप को क्या मानने लगे थे? महासामंत एवं महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी मानने लगे थे। वो पूरे मंडल का अपने आप को क्या मानने लगे थे? महान स्वामी मानने लगे थे। और फिर महान स्वामी मानने, ये कौन सा चित्र है? ये देखिए आप, ये है कौन? एलोरा की गुफा में विष्णु का चित्र। जो हमारे विष्णु भगवान होते हैं ना, तो एलोरा की गुफाओं में है, ऐसे विष्णु का चित्र बताया गया है। वहाँ एलोरा की गुफाओं में विष्णु का चित्र इस प्रकार से बना है। तो आगे इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में, जो दक्कन नीचे है ना राष्ट्रकूट में, ना अभी मानचित्र में बताया ना नीचे राष्ट्रकूटों को, उनका हुआ करता था। जैसे शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। जो राष्ट्रकूट है ना, वो शुरुआत में चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतिदुर्ग ने 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतिदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया और उसे हराया। हिरडाय गर्भ शाब्दिक अर्थ सोने का यानी गर्भ, हिरडाय गर्भ यानी शाब्दिक अर्थ है हिरडाय गर्भ का सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब ये अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया गया तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। तो इस प्रकार से इन्हें माना जाता था। कौन? चालुक्य स्वामी की अधीनता से जिसने इनकार कर दिया था, तो इन्हें हिरण्यगर्भ गर्भ की एक वो अनुष्ठान किया था। तो इस प्रकार से चलो आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से फिर जैसे उद्वी परिवार, उदाहरण के लिए उद्वी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम रखने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम, मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। देखो दोस्तों, ये थ्योरी है, इसलिए थोड़ा इसे इंटरेस्टिंग वे में पढ़िए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को ये थ्योरी पढ़ना ही पड़ेगा। अगर एग्जाम निकालना है ना, तो एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ना ही पड़ेगा, जिससे आप एग्जाम को नज़दीक आ जाओगे और प्रीवियस ईयर पेपर लगाने में सक्षम हो सकोगे। और प्रीवियस ईयर के पेपर इसलिए हफ्ते वाइज लगवाए जा रहे हैं जिससे आपको समझ आए, उससे आप कुछ सीखो कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कैसे आएंगे, तो आपको थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा हो सके। तो मयूर शर्मा और अंदाज़ा हो सके, और कुछ क्वेश्चन वहीं से सीधे उठा लिए जाते हैं। जो सीटेट का एग्जाम आने वाला है ना, एमपीटेट, कोई भी सोशल साइंस से रिलेटेड, तो एनसीईआरटी से ही कुछ क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं डायरेक्ट, और प्रीवियस ईयर पेपर से भी। मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशों को छोड़कर शास्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित भी कर लिए। किसने? गुर्जर प्रतिहार एवं हरिश्चंद्र ने कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित कर लिए। एवं इन नए राजाओं में से कईयों ने क्या? महाराजाधिराज राजाओं के राजा, जो महाराजधीराज है ना, वो राजाओं के राजा कहलाते हैं। ये उपाधि का नाम है, जो महाधिराज। तो त्रिभुवन चक्रवर्तन 3 भवनों का स्वामी, त्रिभुवन चक्रवर्तन ये है क्या? 3 भुवनों का स्वामी, और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद भी वे अपने सामंतों और साथ ही किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों
के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। फिर आगे है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट, लाइटर करके रखा है दोस्तों, जिससे आप मोस्ट पढ़ सको, फालतू में आप टाइम ना गवाओ। 400 कर। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल। 400 कर का मतलब क्या है? तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के, जो तमिलनाडु है उसमें शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिले हैं। जैसे कि सबसे अधिक उल्लिखित कर है, सबसे अधिक उल्लिखित कर कौन है? बेट्टी। बेट्टी जो नगद की बजाय, बेट्टी जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में, तो सबसे अधिक उल्लिखित कर है बेटी जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। जैसे कि वो बोलना चाह रहे हैं कि जो 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं पहले के, तो उनमें से सबसे अधिक उल्लिखित कर है बेटी जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिए जाते थे। यानी जबरन श्रम यानी कदमाई यानी कि भू राजस्व, कदमाई यानी कि भू राजस्व थे, जो यानी जबरन श्रम और कदमाई यानी भू राजस्व थे, वो लेते थे कर जबरन। इस प्रकार का कर है। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कुछ मोस्ट नहीं है, वही लिखा संसाधन कैसे करे, ये सब वो तो अभी भी किए जाते, तो वो वही है। चलो इम्पोर्टेंट पढ़ते। नागभट्ट की उपलब्धियाँ, नागभट्ट की क्या उपलब्धियों के बारे में पढ़ते हैं। तो कई शासकों ने परिस्थितियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। आपने पिछले साल, जैसे हमने कक्षा 6 की बुक में, पिछले साल की कक्षा 6 की हमारे अतीत वन में पढ़ा है कि गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा है। जैसे गुप्त शासक जो समुद्रगुप्त है उसकी प्रशंसा के बारे में हमने कक्षा 6 की हमारे अतीत वन की बुक में पढ़ चुके हैं, हम इसी चैनल पर पढ़ चुके, और प्ले लिस्ट बना दी गई, तो आप सभी वहां जाकर देख लीजिए। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर एवं मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में फितिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि आंध्र प्रदेश, सेंध और सिंध विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा है। जो आंध्र प्रदेश, सेंधा और सिंध और विदर्भ है ना, वो महाराष्ट्र का एक हिस्सा है, और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा है। जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र और सेंधा ये है सिंध के हिस्सा, विदर्भ यानी महाराष्ट्र का हिस्सा, कलिंग यानी उड़ीसा का एक हिस्सा है। जो हमारा कलिंग है ना, वो उड़ीसा का हिस्सा है। और के राजा, इन सभी के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब राजकुमार थे, तभी धराशायी हो गए जब वो राजकुमार थे। कौन? समुद्रगुप्त। तो फिर आगे उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुध को विजित किया, जो उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुध को विजित किया, और उन्होंने बंग यानी बंगाल का हिस्सा, अनर्त यानी गुजरात का हिस्सा, बंग यानी बंगाल का हिस्सा, अनर्त यानी गुजरात का हिस्सा, मालवा यानी मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात यानी वनवासा, तुरुस्क यानी तुर्क, वर्ष मत्स्य यानी दोनों उत्तर भारत के राजाओं को पराजित किया। ठीक है। फिर आगे है राजा लोग प्रहा, जो राजा लोग है ना, वो प्रहा ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। जो पहले के राजा थे ना, वो ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में देकर पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पात्रों पर अभिलेख होते थे। जो पहले राजा ब्राह्मणों को भूमि अनुदान करते थे, तो वो ताम्र पात्रों पर अभिलेख होते थे। इस प्रकार के ताम्र पात्रों पर क्या अभिलेखित थे, जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। जैसे कि इस प्रकार से ब्राह्मणों को भूमि अनुदान करते थे, तो वो इस प्रकार के ताम्रपात होते थे ना। देखो ये लिखे छोटे छोटे कई गड़े हैं ना छोटी छोटी भाषा में, तो इन पर अभिलिखित होते थे वो अभिलेखों में। जो ब्राह्मणों को राजा भूमि दान करते थे, इन पात्रों पर लिख दिया जाता था। यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा है। जो ये ताम्रपात है ना, इस पर थोड़ा संस्कृत एवं तमिल में लिखा हुआ है। ताम्रपातों का एक संग्रह है, जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। इस ताम्र पे एक 9वीं सदी में शासक के द्वारा दिए गए भूमि का अनुदान भी मिलता है। जिन कड़ियों से ये पात्र जुड़े हैं, उन पर
राजसी मोहर भी लगी है। जिन कड़ियों से ये राजपुत्र जुड़े हैं, ये जुड़े हैं ना, इन कड़ियों से राजपत्र 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार के राजपुत्र जुड़े हैं ना राजपत्र। तो इन पर एक जो कड़ी है ना, यहाँ पर ये मोहर लगी है, ये है, ये दिख रही होगी आपको, ये मोहर भी लगाई जाती थी। फिर है आगे, भूमि के साथ साथ क्या दिया जाता था। ये पढ़ने की जरूरत नहीं, पिछली क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं। भूमि के साथ अब वो तो दिए ही जाएंगी, मिट्टी बनाकर, मेड़े बनाकर, कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर, वो तो इस प्रकार के, जैसे कि खेती किसानी करते जो लोग, वहाँ पर किस प्रकार की सुविधा होती है, वो सुविधाएं सब मिलेंगी जब भूमि मिल रही है तो। ठीक है, इस प्रकार से वो दिया गया है और कुछ खास नहीं है उसमें। फिर 12वीं शताब्दी में एक बृहत संस्कृत काव्य की भी रचा गया। 12वीं शताब्दी में एक बृहत संस्कृत काव्य भी रचा गया, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। जैसे कि एक 12वीं शताब्दी में बृहत संस्कृत काव्य भी रचाया गया, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हड़ नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। एक पुस्तक होती ना जिसमें कश्मीर का पूरा शासन के बारे में दर्ज है। ठीक है, उसे किसने लिखा? कल्हड़ नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कल्हड़ ने अपनी वृत्तांत लिखने में के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहास समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। परिस्थितियों के लेखकों में भिन्न, वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। फिर आगे पढ़ेंगे हम, एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था। एक विशेष रूप से क्या था? वांछनीय क्षेत्र था, जो गंगा घाटी में कन्नौज नगर, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। कौन कौन? गुर्जर प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट और पाल वंश, ये तीनों शासक एक दूसरे से लड़ते रहे। क्यों? क्योंकि कन्नौज एक नगर था, उसके लिए। चूँकि इस लंबी लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों का प्रहार इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। जैसे कि कोई क्वेश्चन में आ गया कि ये तीनों वंश कौन? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश तीनों लड़ रहे थे। किसके लिए लड़ रहे थे? तो कन्नौज के ऊपर को नियंत्रण करने के लिए लड़ रहे थे, कन्नौज को नियंत्रण करने के लिए। एवं इसको क्या बोलते हैं? तो त्रिपक्षीय संघर्ष बोलते हैं। किसको? गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट, पाल वंश, इन सभी को। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हुए आगे देखते हैं कि अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध है। जो अफगानिस्तान के गजनी है ना, गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में सबसे प्रसिद्ध है। उसने 997 से 1030 तक शासन किया और उसने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों में, जैसे ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता एवं उसका निशाना थे क्या? संपन्न मंदिर, जिनमें से गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। उसका जो निशाना था उपमहाद्वीप पर, वो किन पर था? संपन्न मंदिर, जिसमें से गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। जो गजनी है ना, वो बहुत सारा धन उठा ले गया, तो उसका बहुत सारा हिस्सा कहाँ पर? गजनी ने वैभवशाली राजधानी होती होगी, तो उसने वहाँ पर निर्माण करने में खर्च किया। एवं सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहता था। उसने अलबरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अरबी में लिखी गई उसकी किताब अलबरूनी की कौन सी है? अल हिंद। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जो अल हिंद बुक है ना, वो अलबरूनी ने लिखी थी अरबी भाषा में। ऐसे क्वेश्चन में आता है कि अल हिंद किसने बुक लिखी थी? तो ये अलबरूनी ने। और अलबरूनी की बुक कौन सी है? तो अल हिंद। और किस भाषा में लिखी है? तो अरबी भाषा में लिखी है। वो एक महत्वपूर्ण स्रोत है यह।
अल-बरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों को परामर्श किया। अल-बरूनी ने अल हिंद पुस्तक लिखने के लिए संस्कृत विद्वानों को परामर्श किया था कि आप लिखिए। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में कौन थे? चाहमान भी थे। मैंने अभी मैपिंग में सब बताए हैं, तो आप ध्यान में रखना क्या क्या बताया। चाहमान भी बताए, यानी चौहान। चाहमान उन्हें बोलते थे जो चौहान होते थे। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी होते थे, जो युद्ध बाद में चौहान के रूप में जाने गए। जो पहले चाहमान बोलते थे वो बाद में उन्हें चौहान के रूप में जाने लगे। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया करते थे। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के शासन क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा। पश्चिम होता ना जो साइड, पश्चिम साइड, और पूर्व की ओर अपना सारा विस्तार करना चाहा उन्होंने। ठीक है, किन्होंने? यानी चौहानों ने दिल्ली और अजमेर पर शासन करते थे। फिर जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों के से टक्कर लेनी पड़ी। जहां उनको गुजरात के चालुक्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। तो चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। चाहमानों का यानी चौहान, चाहमानों यानी चाहमान में ही आ सका तो चौहान भी आ सका। चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय, जो 1161 से 92, पृथ्वीराज तृतीय 1161 से 1192, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया। पृथ्वीराज चौहान जो 1161 से 1192 तक, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसे हाथों हार लगी। जैसे कि पृथ्वीराज चौहान है ना, उसने मोहम्मद गोरी को हराया 1191 में, और मोहम्मद गोरी ने हरा दिया किसे? पृथ्वीराज चौहान को 1192 में। इस प्रकार से ये युद्ध था कि जो चौहान ने हराया था, पृथ्वीराज चौहान ने 1191 में मोहम्मद गोरी को, मोहम्मद गोरी ने 1192 में हरा दिया चौहान को। इस प्रकार से चोल राज्य नजदीक से एक नजर चोल राज्य पर देखो। ये रहा हमारा भारत का क्या मैपिंग। और चोल राज्य कहाँ पर है? हमारे दक्षिणी एरिया में। ये रहा दक्षिणी एरिया में चोल राज्य, जो कि ये सीमाएँ रही दक्षिणी एरिया की चोल शासक की। तो चोल शासक के कौन कौन जुड़े थे? मदुरई, उरेयूर, गंगावादी, गानवासी, नौनाबादी, ककातीय, बेंगी, दक्षिणकली, कोच्चि। इस प्रकार से चोल वंश से इतने सारे राज्य शासन जुड़े थे, वो ये इसकी सीमाएँ हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ओरियूर से तंजावुर तक, ओरियूर से तंजावुर तक क्या? कावेरी डेल्टा में चोल वंशजता में कैसे आया? कावेरी डेल्टा में मुट्टीरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की संता थी। वे कांचीपुरम, कावेरी डेल्टा यानी कावेरी नदी निकलती ना दक्षिण में, उसकी बात हो रही। कावेरी डेल्टा में मुट्टीरियार नाम से एक प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की संता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के महामंत्र थे। वो कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के महामंत्र थे। उरियार के चंदेल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहाँ तंजावुर शहर और निशुंभ संदिनी देवी का मंदिर भी बनवाया। फिर आगे बढ़ते हैं कि राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है। जो राजराज प्रथम है ना, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 1985 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र का नाम है राजेंद्र प्रथम। जो राजराज के पुत्र थे, उनके राजराज के पुत्र का नाम क्या है? राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा। उसने गंगा घाटी की श्रीलंका तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक उल सेना भी बनाई। उल सेना भी बनाई इन अभियानों के लिए। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापित और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है।
चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन केंद्र थे जो मंदिर के आसपास रहते थे और उसके लिए काम करते थे, जैसे कि पुरोहित, मलाकार, बावर्ची, मेहतर, इस प्रकार से। तो ये हमारा मंदिर गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर, इस प्रकार से ऊपर से देखते जाइए, गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर। तो ये छत जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई किसकी, इस मंदिर की, और उस पर गौर करें बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की प्रतिमा अलंकृत की गई। जिस प्रकार से बाहरी दीवारों पर पत्थर की प्रतिमा लगा देते हैं मंदिरों पर, तो जिससे समझ आता है कि मंदिर, जैसे संगीतकार, नर्तक इत्यादि, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के लिए स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के लिए भी केंद्र थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों से में सबसे विशिष्ट था कौन, कांस्य प्रतिमा। जैसे कि ये पेपर में बहुत बार पूछा गया कि सबसे विशिष्ट कौन था, कांस्य प्रतिमा सबसे ज़्यादा पहले बनाई जाती थी और सबसे विशिष्ट भी मानी जाती थी। वे चोल कांस्य प्रतिमा संसार की सबसे उत्कृष्ट प्रतिमाओं में गिनी जाती है। जो चोल कांस्य प्रतिमाएं थी ना, वो संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती थी। जैसे ज़्यादातर प्रतिमा तो देवी देवताओं की होती थी, लेकिन उनमें से कुछ प्रतिमाएं भक्तों के लिए भी बनाई गई। जैसे ये है कांस्य की प्रतिमा, ये किसकी है, ये हमारी कांस्य की प्रतिमा। इसे अच्छे से देखिए ऊपर से नीचे तक, ये रही हमारी कांस्य की प्रतिमा जो पहले बनाई जाती थी। ठीक है, फिर हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में किसी पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6वीं सदी में आकर ही इलाके बड़े पैमाने पर खेती करना शुरू कर दिए एवं कई क्षेत्रों में एक साल में भी 2 फसलें उगाई जाने लगी। एवं चोल कांस्य प्रतिमा, एक चोल कांस्य प्रतिमा इस प्रकार की है, आप देख चुके हैं। यह है क्या, चोल कांस्य प्रतिमा, एवं तमिलनाडु की नदी का जलद्वार है ये, जो आप देख रहे हो। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे, अब फालतू में टाइम नहीं गंवाएंगे। एवं अब पढ़ेंगे क्या, साम्राज्य का प्रशासन किस प्रकार संगठित था। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी ना, किसानों की बस्तियों, जिसमें उर बोलते थे उन्हें, किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, संचित खेती के साथ साथ बहुत समृद्ध हो गई। एवं इस तरह के गांवों के लिए समूह को नांडू कहा जाता था। ग्राम परिषद और नांडू न्याय करने और कर वसूलने जैसी कई प्रशासकीय कार्य करते थे। बेल्लाल जैसे बेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नांडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मोबिंद बेलन, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला बेलन या किसान अय्यार प्रधान जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद भी सौंपे। इस प्रकार से आगे, जैसे भूमि के प्रकार इस प्रकार से हैं। कैसे, चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। जैसे बेलन गाय, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। बेल्लई गाय क्या होती थी, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। और ब्रह्मदेव क्या होता था, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। ब्राह्मणों को उपहारों में दी गई भूमि को कहा जाता है ब्रह्मदेव। फिर है क्या, साला भोग किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि। साला भोग क्या है, किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि, यानी। और फिर क्या है हमारा है देखदान है हमारा तिरुनम टुक्कनी, यानी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। फिर है पल्ली चंदम जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। पल्ली चंचम क्या है, जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। जैन संस्थानों को दान में देगी भूमि को बोलते हैं पल्ली। फिर है क्या, तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है। जो तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का
सविस्तार वर्णन है कि ब्रह्मांडों की सभा का संगठन कैसा था, कि ब्रह्मांडों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों में, मंदिरों में इत्यादि की देखरेख किया करते थे। समितियां होती थी, सदस्य लोग इकट्ठे हुआ करते थे। उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे। उनके नाम जो तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे। फिर तांग वंश के युग का चीन, तांग वंश है ना, तांग वंश के युग का चीन। चीन में तांग राजवंश के साथ, चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक चला, सत्ता में रहा। जो चीन है ना, उनमें तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक सत्ता में रहा, 7वीं से 10वीं सदी तक। इसकी राजधानी क्या थी? सीआन दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी। जो इसकी राजधानी थी ना, राजवंश तांग राजवंश की जो राजधानी थी वो थी सीआन। सीआन जो दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी, जहाँ तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई थी, नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था इस पर, तांग राजधानी पर, मतलब सियान राजधानी पर तांग की। और इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन होते हैं, मतलब थ्योरी होती है कंप्लीट। और दोस्तों जिसने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप सभी तक हर नोटिफिकेशन पहुंच सके। एवं शेयर कर दीजिए क्योंकि ये थ्योरी पढ़ाई जा रही है और आप सभी को बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ दोस्तों आप सपोर्ट कीजिए एवं पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी ही वो घोल है जो आप पी जाओ ना तो हर एग्जाम क्लियर कर जाओ। क्योंकि यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, एमपी टेट, सी टेट, हर प्रकार के एग्जाम होते हैं ना, वो सभी क्लियर कर सकते हो। जिसका सोशल साइंस से रिलेटेड, जिसका सोशल साइंस है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी को शेयर कीजिए तो आप सभी को मदद मिल सकेगी इससे। और मैं आपको ये क्या जोड़ियाँ दी गई हैं, जिससे आप कुछ जोड़ियाँ मिलाओ या फिर कुछ मैं ही मिला देती हूँ। आप ध्यान से देख लेना। गुर्जर प्रतिहार किससे मिल रही? गुर्जर प्रतिहार कहाँ थे बताओ? गुर्जर प्रतिहार हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है, कहाँ पर थे? तो गुर्जर प्रतिहार थे कहाँ? हमारे गुजरात और राजस्थान। गुर्जर प्रतिहार कहाँ पर थे? गुजरात और राजस्थान। और राष्ट्रकूट कहाँ पर थे? तो राष्ट्रकूट थे पश्चिमी दक्कन। कहाँ पर थे हमारे? राष्ट्रकूट थे पश्चिमी दक्कन पर। और पाल थे बंगाल में। पाल कहाँ के थे? बंगाल के। पाल थे बंगाल और चोल थे तमिलनाडु में। इस प्रकार से हमारी जोड़ियाँ हुई कंप्लीट। और आप सभी ज्वाइन कीजिए, सभी को शेयर कीजिए और अगली क्लास का वेट कीजिए। अगली क्लास अगले दिन मिलेगी, उस सभी का इंतजार कीजिए। थैंक यू दोस्तों।